हेलो आप सब लोगों को सेट 6 लक्ष्य का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एक बात ध्यान रखना कि अभी का टाइम अभी अभी हम लोग एक फेस्टिव ओकेजन से गुजर रहे हैं। इसके बाद फिर से एक दशहरा दीपावली आएगा, छठ आएगा, मतलब फेस्टिव ओकेजन शुरू हैं हमारे हिंदी बेल्ट में पर्टिकुलरली। और इसमें आपको अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, क्योंकि जैसे ही फेस्टिव ओकेजन खत्म होगा आपके एग्जामिनेशन का टाइम होगा। याद रखिएगा कि फेस्टिव ओकेजन्स आपके लिए लाइफ में आगे आएंगे, अभी आपके लिए नहीं है। अभी आपको अपने उन सेक्शंस पे वर्कआउट करना है जहां पे आपको लगता है कि परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन जा सकता है। ये अभी बहुत जरूरी है। आपका फोकस एकदम यूनिलैटरली सिंगली आपके रिजल्ट पे होना चाहिए। आपका अभी कट ऑफ नहीं आया है, लेट्स सी कि अगर वो आता है, अगर आप उसमें भगवान करे कि आपका उसमें से उस मार्क्स में आप आते हो, तो याद रखना कि फिर बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा। फिर से बहुत जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर में आपको आपके ओरिजिनल एग्जामिनेशन जिसमें आपका सिलेक्शन होगा उसको फेस करना है। अभी अपने अप्रोच पे, अभी अपने प्रैक्टिस पे, अटेंशन पे यूनिलैटरल रहिए, सीधा ध्यान दीजिए अपने प्रिपरेशन को। और रिजल्ट खराब होता है वीक एरियाज के चलते। मजबूत एरियाज तो आपको रिजल्ट देने के लिए हैं, उन वीक एरियाज के बारे में आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आंसर्स को जरा मैच कर लेते हैं। जो आपका आंसर था, लेट्स सी आपने कितना सही बनाया है। आप देख लो, अपने आंसर्स को मैच कर लो। मैं अपने क्वेश्चंस में कंसिस्टेंट हूं, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपका पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये चीजें मजबूत हों, फीलर्स आपको अच्छे मिले, कॉमन एरर भी ठीक ठाक मिले आपको, कि मतलब आपको थोड़ा प्रेशर रहे एग्जामिनेशन में। इसे आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग अपने एक्सप्लेनेशन को जरा वॉच करते हैं। आपका फर्स्ट सेंटेंस में स्पेलिंग में पैसेंजर्स है, तो यहां पे ई जाएगा। सो दैट इज नॉट अ बिगर वन। It rammed an iceberg. Many passengers abroad the night it rammed an iceberg. Ram मतलब सीधा जाके टकराना किसी से, जिसको हम लोग हिंदी में अगर हम लोग राम भी लिखें तो चलेगा। राम एज अ वर्ब का मतलब होता है सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में कहीं जाके टकराने आए, मतलब जाना किसी स्ट्रेट डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए ध्यान से। आपका, और फिर से मैं वही बोल रहा हूं कि आप जरा ध्यान दो कि इसमें फिर से फर्स्ट सेंटेंस सबका अलग अलग है। और आप अगर इंट्रोडक्शन देखो तो आपका इंट्रोडक्शन में सीधा फर्स्ट सेंटेंस तुम्हारा डी आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है इन द अचीवमेंट ओरिएंटेड एनवायरमेंट। जब ऐसा माहौल है कि जहां पे सिर्फ आपके अचीवमेंट देखे जाते हैं, देयर वॉज लिटिल स्कोप फॉर द यूथ टू एक्सपेरिमेंट विद देमसेल्व्स एंड देयर इमोशंस। यूथ के इमोशंस के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। आप ही लोगों की बात हो रही है, आप लोगों के इमोशंस के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, क्योंकि लोग आपके परफॉर्मेंस को जज करेंगे। उसके आगे में क्यों क्यों जगह नहीं है, क्या कारण है, वो सारी बातें लिखी हुई हैं। बट फर्स्ट सेंटेंस तुम्हारा डी जाने का है। मूव कीजिए। द न्यूज हैज बीन ब्रॉट टू अस। आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर इज बी। इसमें कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। मूव कीजिए। द पुलिसमैन kept on questioning the criminal but failed to elicit the truth. Elicit का आपसे मीनिंग पूछ रहा है, और अगर आप रेस्ट का या इवोक का मतलब नहीं भी जानते हो तो शायद आपको यह पता चल जाएगा कि वो उससे सच्चाई नहीं उगलवा पाया। पुलिस सच्चाई नहीं उगलवा पाई उनसे, चाहे उन्होंने कितना भी क्वेश्चन पूछा, नहीं मिला।
जवाब। एक्सटोर्ट मतलब किसी से जबरदस्ती कुछ पैसा, कुछ धन आदि ने ले लेना किसी से। रेस्ट जबरदस्ती हड़प लेना कोई प्रॉपर्टी आदि, पद आदि। एंड इवोक कोई ख्याल आदि मन में जगाना, कोई रिएक्शन में किसी में पैदा करना। ऑब्टेन प्राप्त करना, उनसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया, सच्चाई नहीं प्राप्त हो पाई। नेक्स्ट, लेथार्जिक का ऑपोजिट, एंड बहुत क्लियर है कि लेथार्जिक का ऑपोजिट तो एक्टिव ही होगा ना। एट सी, एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। आसान है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रिम्फेंट का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम कभी आपको जरूरत महसूस हो। देखो, ट्रायम्फ का मतलब विजय होता है, लेकिन ट्रायम्फेंट का दोनों मीनिंग होता है। विजयी भी होता है, विक्टोरियस, और ट्रायम्फेंट का मतलब अपनी उपलब्धि पे बहुत अधिक खुश। ये ध्यान रखिएगा, एक्सिलरेटेड, इलेटेड, हैप्पी ओवर वंस अचीवमेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रायम्फेंट। तुम्हारे 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब बहुत क्लियर है, बी नंबर जाएगा, क्योंकि आई सेड टू माई ब्रदर, और लेटेस्ट का मैंने कहा था या तो दे शुड नहीं तो वी शुड। आई है तो वी शुड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस, इफ ही इज एन एनिमी वी विल ट्रीट हिम एज। एज के बाद आने वाले शब्दों को आपको देखना है कि एज के साथ क्या लगेगा। अगर वो एनिमी है तो मैं उसको वैसा ही मानूंगा, मैं उसको वैसा ही ट्रीट करूंगा, ठीक है। और अभी आप देखो तो एज के साथ सो नहीं लगता, एज सच का मतलब सिमिलर, सिमिलरली मैं उसको एनिमी ही मानूंगा। एज सच, सिमिलर, सेम एज। नेक्स्ट, ध्यान से, मैंने वॉइस में आपको पहले कब बताया था कि अगर आपका नॉट क्वेश्चन में आए तो ऑप्शन में वो नॉट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मैच हो जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ चला जाता है। तो नॉट आपका सिंपली यहां आएगा, डिड नॉट स्पीक, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में नॉट है तो जब उसका वॉइस चेंज होगा तो वो अपने ऑप्शन में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ चला जाएगा। डन। नेक्स्ट, इन डिसऑर्डरली हेस्ट का मतलब तितर बितर होके भागे तो हेल्टर स्केल्टर होता ही है। इन बैड टेस्ट, मन में ईर्ष्या है, बुरी भावना है। इन द रेड, इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। इन वोग, इन फैशन, प्रचलन में है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है। तो इन बैड टेस्ट, दैट इज मन में दुर्भावना के रख के। नेक्स्ट, आपसे एंटोनिम पूछ रहा है र्यूडली का उल्टा, और र्यूडली का उल्टा तो पोलाइटली ही होगा, और तो कोई वर्ड जाना नहीं है। नेक्स्ट, कैन यू डू दीज सम्स। अब दीज सम्स को अगर चेंज करोगे दो सम्स हो जाएगा। फॉर हिम, इफ आई कैन लगा हुआ है सो आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, क्योंकि पास्ट है। फिलर में, फिलर अच्छा है, आप ध्यान दीजिएगा। द जर्नी मे बी मेड बाई सी, और नहीं तो बाई रोड। अब आपका उस चीज का अगर वो विकल्प दे रहा है तो आपका अल्टरनेटिव जाएगा, अल्टरनेटिवली विकल्प दे रहा है, उसके जगह पे इसका विकल्प हो जाएगा, तो अल्टरनेटिव। अल्टरिंग, अल्टर बनता है, ये इस वर्ड से बना है, अल्टर का मतलब होता है टू चेंज समथिंग। अल्टरनेटली, वन आफ्टर अनदर, एक के जस्ट बाद दूसरा, एक एक करके। ये चेंज करने वाला अल्टर से बना हुआ है, ये वन आफ्टर अनदर, और अल्टरनेटिव हम किसी चीज का विकल्प दे रहे हैं, रोड से जाओ या सी से जाओ। इनकरेक्टली स्पेल्ड। अभी आप ध्यान दो कि बी नंबर में एकदम क्लियर है कि IMMI होता है। इमिनेंट मीन्स दैट इज अबाउट टू हैपन, जो अभी तुरंत घटित होने वाला है।
ये इमिनेंट का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध। ये इमिनेंट दैट इज अबाउट टू हैपन, इसका एक और वर्ड होता है ना इम्पेंडिंग। कभी भी सिनोनिम एंटोनिम देता है तो सिनोनिम देता है तो इसका यही लिख देते। इलोक्वेंट, बोलने में बहुत कुशल, एक्सुबरेंट, बहुत अधिक खुश। नेक्स्ट प्लीज, इस क्वेश्चन को देखो, अगर तुम S4 को देखो, लीव द पजल फेस एंड रेफर टू अ डिक्शनरी डिफाइन हैप्पीनेस, लीव द पजल फेस। और आप ये ध्यान दो, किसी एडल्ट से पूछो व्हाट इज हैप्पीनेस, ही विल हैव, सो क्यू तो तुम्हारा अंतिम आएगा। अब जरा 1 के बाद पढ़ो, और अगर तुम्हारा 1 के बाद तो आर आएगा ना, टीन एज में हैप्पीनेस का क्या मीनिंग होता है, सो 1 का आर, S1 के बाद आर आएगा और S4 के बाद क्यू आएगा। ये बहुत आराम से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज देखिएगा आप, अगर मैं यहां देखूं एन इलेक्टेड बॉडी इज फॉर्म्ड, ऑफिशियल्स बीइंग इलेक्टेड, तो यहां पे इलेक्शन की बात हो रही है, जो ऑफिशियल्स पदाधिकारी जिनका चुनाव होता है, इलेक्टेड बॉडी बनता है, तो तुम्हारा बी और ए तो एक साथ आएगा। अब बी ए आएगा तो एक यहां और एक यहां। अब जरा आप ध्यान दो कि इन दोनों में डी तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, और किसी में बी ए नहीं है। अब मैं डी के बाद द कैपिटल नेसेसरी टू स्टार्ट अ बिजनेस वेंचर इज ऑब्टेन्ड बाय द वर्कर्स कंट्रीब्यूशन, वर्कर के कंट्रीब्यूशन से बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो वेंचर को जो पैसा कैपिटल चाहिए होता है वो मिलता है। अब उसके बाद क्या हम सी डालें, टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत हद तक बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एडवाइस और गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इसके लिए एक इलेक्टेड बॉडी फॉर्म किया जाता है कंसेंसस पे, और सोसाइटी बने तो तुम्हारा सी लास्ट नहीं जाएगा। सॉरी, तुम अभी ध्यान दो, कि डी के बाद तुम सी डालो या सी को अंतिम डालो, ये तुमको डिसाइड करना था। और डी के बाद इसके लिए अभी ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आंसर बदल रहा हूं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उनको कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए टू दैट एंड का मतलब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कंसेंसस के आधार पर इलेक्टेड बॉडी बनता है, और जो ऑफिसर्स होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबल होता है कि बिजनेस को चलाएं, और काफी हद तक उनको। आपका 16 का आंसर ए होगा, जो मैंने शायद यहां पे प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है। 16 का आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट मूव टू 17, समथिंग केपेबल ऑफ बीइंग डन, जिससे किया जा सके कोई काम, ऐसा कोई भी ऐसा काम जिसको हम पूरा कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें, दैट इज कॉल्ड फिजिबल। टेनेबल, कोई ऐसी बोली हुई बात जिसको हम प्रूव कर सकें, जो लॉजिकल हो, उसको हम टेनेबल बोलते हैं। एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लेन से बना हुआ है, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें उसको एक्सप्लिकेबल बोलते हैं। जिसको हम कार्यान्वित कर सकें, कार्य में ला सकें, दैट इज कॉल्ड फिजिबल। यहां आप ध्यान दो कि अ हॉट एंड अ कोल्ड दिया हुआ है, मतलब यहां स्प्रिंग एक नए, अगर एक ही होता जिसमें कभी ठंडा कभी गर्म पानी रहता, तो उसको हम लोग एक ही आर्टिकल से काम चलाते हैं। ये वही है, मतलब डिटरमाइनर, द चेयरमैन एंड प्रिंसिपल। अगर दो लगा हुआ है आर्टिकल, द चेयरमैन एंड द प्रिंसिपल, तो दो लोग हो गए। द चेयरमैन एंड प्रिंसिपल का मतलब एक आदमी है, तो वो सिर्फ द के साथ या किसी पोस्ट के साथ नहीं होता।
अगर दो अलग अलग डिटरमाइनर हैं तो ये दो झरने हो गए और उसके लिए यहां पे वॉज की जगह पे वेयर होगा। नेक्स्ट प्लीज। जब आपने द बॉस सेड दैट इट वाज टाइम, वी आया तो वी की जगह पे तो दे हो जाएगा, और बिगैन ऑलरेडी लगा हुआ है तो हैड बिगन कर देते हैं। सो 19 का तुम्हारा ए होगा। ठीक, यहां पे देखो बिटवीन लिखा हुआ है तो प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म तो यू ही होता है, बट आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होता है, इसीलिए बिटवीन यू एंड मी। 21, आप इसको देखिए 21 को। अभी मैं देखूं हिज इमेजिनेशन हिज रीजन बार बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट मैन। ठीक है, तो आपका, और एक चीज ध्यान रखिएगा, एंड अगर रखा हुआ है डी में यहां पे शुरू में, तो डी तुम्हारा पहला सेंटेंस तो नहीं होगा। एंड का मतलब पीछे वाले फैक्टर के साथ एक और फैक्टर जोड़ रहा है। अब डी तुम्हारा पहला नहीं होगा, और बी के साथ अगर आपको सी जोड़ना है तो वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, और तो कोई जाना नहीं है। 22, आप देखिए यहां सिंस देन, तब से, तो उसका मतलब कि तुम्हारा कोई ना कोई टाइम तो होगा। तब से, सिंस 1960s, हम देन की जगह पे 1960 कर सकते हैं। अ नंबर ऑफ जर्नल्स हैव अपीयर्ड, बहुत सारे पत्रिकाएं आई हैं। ब्रेन एंड कॉग्निशन इज वन सच जर्नल, ऐसा ही एक जर्नल ब्रेन कॉग्निशन है, और जो इट लिखा हुआ है वो तो इसी के लिए आएगा। तो इसमें तुम्हारे पास 22 में क्लू भरे हुए थे, एंड इट शुड बी सी। ठीक है, बी, सी के साथ आप बी डालोगे, डी के बाद ए डालोगे, तो तुम्हारा सीधा सीधा। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। द प्रेसिडेंट टुडे formed the committee, reviewed the committee, reconstituted the committee, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। आगे के का मीनिंग पढ़ोगे। विद द इंडक्शन ऑफ द 5 न्यू जनरल सेक्रेटरीज, 5 नए जनरल सेक्रेटरीज को उन्होंने शामिल किया, इन प्लेस ऑफ दोज ड्रॉप, और जो ड्रॉप हुए थे उनके जगह पर। तो ये तो रिकंस्टिट्यूशन हो गया ना, हमने दोबारा बनाया ना उनको, उन्होंने कमेटी को दोबारा उन्होंने फ्रेम किया, तो आपका आंसर ए चला जाएगा। नेक्स्ट, ऑल्दो द प्रोग्राम वाज ओरिजिनली स्केड्यूल्ड फॉर 7 days, 7 दिनों के लिए प्रोग्राम था, ड्यू टू मानसून उसको 4 दिन का कर दिया गया, तो उसमें तो कटौती किया गया ना, कर्टेल कर दिया गया उसको। 25 नॉर्मल एक क्वेश्चन है वॉइस में, and that is C. Do you expect your parents? Are your parents expected? So 25 was not bigger one. Next question please. One who does not follow the usual rules of social life, जो सोशल लाइफ के नियम कानून परंपराओं का पालन नहीं करता, उसको हम लोग बोहेमियन कहते हैं। पार्टीजन जो किसी का पक्षपात करे, आर्टिजन जो राजमिस्त्री हो, बोहेमियन नियम कानून का पालन नहीं करने वाला, परंपराओं का पालन नहीं करने वाला। देखो इस क्वेश्चन में द टर्म हैज लॉन्ग बीन अ क्लिश अ हाफ टूथ, कौन सा टर्म? अ मेल्टिंग पॉट। तो तुम्हारा ए के बाद बी आएगा, ए के बाद सी आया हुआ है, ए के बाद बी आया है, ए के बाद बी आया है, ए के बाद बी नहीं आया है, और ए के बाद बी दोनों में रखा हुआ है। अब वो बोल रहा है कि क्या हम एक ए बी के बाद सी डाल सकते हैं?
अमेरिकन सोसाइटी को मेल्टिंग पॉट कहा जाता था। ये टर्म एक हाफ ट्रूथ है। क्या हम ए बी के बाद सीधा सी बोलेंगे? बट होमोजेनाइजेशन वाज नॉट नेवर अचीव्ड। होमोजेनाइजेशन कभी अचीव नहीं किया गया। ए बी से सी का कोई कनेक्शन नहीं है, वो शायद डी के बाद जाएगा। आप डी को पढ़ोगे क्योंकि इमिग्रेंट्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, बहुत सारे जो आगंतुक थे, प्रवासी थे, उन्होंने अपना कल्चर वहां डाला, लेकिन होमोजेनाइजेशन कभी अचीव नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में देखो 28 में, ही डिड नॉट नो द आंसर, आई डिड नॉट आइदर एंड नाइदर। अब डिड नॉट के साथ नाइदर लगा हुआ है, दो बार नेगेटिव वर्ड, तो वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। उसने क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता था और मैं भी नहीं, तो यहां पर तो सीधे आइदर लगा हुआ है। अब आपका, अगर आप ध्यान दो तो यहां पे जो वर्ब लगाना है, वो वर्ब का टेंस आपके मेन सेंटेंस के टेंस से डिसाइड होगा। तो आप इलिमिनेशन करके इसको आराम से बना सकते हो। यहां पे नाइदर डिड आई, नॉर डिड आई भी सही है, एंड आई डिड नॉट आइदर भी सही है। एक और, नाइदर के जगह पे नॉर भी लिख सकते हो, और यहां पे नाइदर और नॉर का वो वाला प्रोनाउन कंजंक्शन वाला यूज नहीं है, ना तो वो ना तो ये। यहां पे ऑल्सो का मतलब है, वो आंसर नहीं जानता था और मैं भी नहीं, तो यहां पे या तो नाइदर डालो नहीं तो नॉर डालो। एंड एक और, आई डिड नॉट आइदर भी लिख सकते हो, और यहां आइदर का मतलब ही ऑल्सो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस हैव डैश अ कंप्लेन अगेंस्ट 4 पर्सन्स। लॉज तब कराया जाता है जब आप कंप्लेन दर्ज कराते हो, तो यू आर लॉजिंग अ कंप्लेन। पुलिस उस कंप्लेन को रजिस्टर करती है, ठीक है। 30 नंबर, आप अगर ध्यान दो क्लोसेस पे, एज, डिस्पाइट, सो, बिकॉज। अब अगर कंजंक्शन के तौर पे एज का मतलब लो, क्योंकि प्रीपोजिशन के तौर पे एज का मतलब तो उसकी तरह हो जाएगा, कंजंक्शन के तौर पे एज और बिकॉज दोनों का मतलब सेम है। और अगर आप ध्यान दो तो आपका जहां तक सेंटेंस है या सॉरी पार्ट है, यहां पे बीच में कोई वर्ब नहीं आया है, और अगर वर्ब नहीं होगा तो आप कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो सीधा डिस्पाइट के बावजूद, इकोनॉमिक स्लोडाउन के साइंस के बावजूद, द गवर्नमेंट इज अपेरेंटली अनेबल और अनविलिंग, या तो वो अक्षम है या वो चाहती नहीं है। नॉर नहीं लगा क्योंकि अनेबल ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है। टू इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग, टू डैश पीपुल्स डिस्ट्रेस, लोगों के दुख को कम करना होगा, मिटिगेट, दुख या पीड़ा को कम करना। अगर यहां पे लेसन होता तो यह भी आंसर हो सकता था। अनविलिंग टू इंक्रीज पब्लिक डिस्ट्रेस, और टू किक स्टार्ट इकोनॉमिक, और वो या फिर इकोनॉमिक के साथ तो एक्टिविटी है ना, और तो कोई वर्ड जाएगा नहीं। इकोनॉमिक एक्ट्स नहीं होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। अब आप पैसेज को देखो, ये पैसेज में जरा इस क्वेश्चन को देखिए, 34 नंबर को। 34 नंबर में आपका लिखा हुआ है, कौन सा इंफॉर्मेशन लेडी के बारे में एकदम सर्टेन है? सर्टेन, शी वॉज अ डिवोर्सी व्हेन दे मेट, वो डिवोर्सी थी। शी वॉज इशूलेस, उसको बच्चा नहीं था। शी वॉज अ विडो, एंड शी हैड नो हाउस, उसका अपना कोई घर नहीं था। वो समुद्र के किनारे उस इंसान को मिली थी, बट उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, उसको कोई बच्चा नहीं था, ये कंफर्म है, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में
लास्ट पैराग्राफ में ये दिया हुआ है उनके बच्चे हुए जब वो उस मेल के साथ रहना शुरू की, तो बाकी उस लेडी के बारे में कहीं कोई खबर नहीं है। गेटिंग? कहीं कोई खबर नहीं है। सो ये कंफर्म था शी हैड नो चाइल्ड। कैस कहां थी, अगर आप फिर से एक बार पढ़ोगे, मैं इंडिकेशन दे देता हूं, अगर आपका सही रहा होगा तो कोई अच्छा है। कौन सा चीज को हम, किस फैक्टर को हम सर्टेन नहीं कर सकते पैसे से। सर्टेन का मतलब कि हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते। उन दोनों का एज ज्यादा था, ये सही है। द मैन वॉज पुअर, गरीब था। यहां पे आप ध्यान दो कि वो कितने साल साथ में रहे। द मैन वॉज पुअर, आप ध्यान दीजिएगा, एक जगह पे लिखा हुआ है कि वी शिफ्टेड टू आवर इनटू हिज लिटिल कॉटेज। उसके छोटे से झोपड़ी में वो शिफ्ट कर गई। मतलब दैट पर्सन वॉज नॉट रिच, क्वाइट क्लियरली। ही वॉज एल्डरली टू हर, उसकी उम्र ज्यादा थी, ये नहीं बोला है। हम वो लिखा हुआ है, वहां भी आपका हो सकता है, बट वो कितने साल साथ में रहे ये कहीं पे खबर नहीं है। उसने एक रात कहा कि वो डॉक्टर के पास थी, और डॉक्टर को क्या पता चला था यहां पे इस पैराग्राफ में। ही रिमेंबर्ड लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ देयर लाइव्स टुगेदर, अंतिम उसके मृत्यु के कुछ महीने पहले तक की जिंदगी उसको याद है, लेकिन कितने साल रही थी ये हम लोग नहीं बता सकते पैसे से। द लेडी डाइड ऑफ, डॉक्टर ने क्या कहा था वो लिखा हुआ है, बट रोग नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, रोग नहीं लिखा हुआ है कि किस रोग से मरी थी वो। विच इज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, कौन सा इंफॉर्मेशन एकदम ट्रू नहीं है। द मैन वॉज सैड एंड अनहैप्पी व्हेन ही फर्स्ट मेट हर, देयर्स वॉज एन एक्सीडेंटल मीटिंग, अचानक मुलाकात हुई थी। द लेडी डाइड व्हेन द चाइल्ड वॉज वेरी टेंडर, जब बच्चा बहुत छोटा था, क्योंकि वो लिखा पालने में लेटा हुआ था। और अगर शुरुआती स्टेज में देखो, इट वॉज ऑन वन ऑफ दीज वॉक्स ही हैड फर्स्ट मेट हर, अपने टहलने के दौरान वो मिला था। वो चुपचाप बैठी हुई थी, समुद्र को देख रही थी। अब उनका झोपड़ी समुद्र के बगल में था, क्योंकि यहां लिखा हुआ है दे मूव टू हर कॉटेज। झोपड़ी कहां था ये लोकेशन नहीं दिया हुआ है। द सन बिहाइंड सराउंडिंग हर लाइक अ विजन, समथिंग ही थॉट वुड नेवर हैपन अगेन टू हिम। कुछ दिन उन्होंने खुशी से गुजारा, जो उसको लगता था कि उसकी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। तो वो दुखी तो था। उनका कॉटेज कहां था ये नहीं बता सकते हम लोग। नेक्स्ट, कौन सा ऑप्शन फॉल्स है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। और देखो एक चीज मैं तुम बताऊं, जब अगर इस तरह का आप रीजनिंग में पढ़ते होगे, टीचर्स बताते हैं कि एक्सक्लूसिव वर्ड्स जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे नो, ऑल, ऑलवेज, तो आपके कंप्रीहेंशन में ये चीजें लिखी हुई होनी चाहिए कि सारे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस दूसरे इंडस्ट्री में अप्लाई हो सकते हैं। ये कहीं नहीं है, मेनी हम यहां कर सकते थे, बट ऑल का कहीं कोई मीनिंग नहीं है। वो दो अप्रोचेज जो दिए हुए हैं टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन के बारे में, उनके बारे में कौन सा हम ऑप्शन ले सकते हैं। और आप जरा ध्यान दीजिए, in a world where the old maxim one technology one industry no longer applies, जहां पे
एक टेक्नोलॉजी एक इंडस्ट्री में अप्लाई होगा, अब वो अप्लाई नहीं होता, मतलब हम दोनों को हम आराम से, कंपनीज नीड टू इंक्लूड बोथ, दोनों को इंक्लूड करने का उनको जरूरत पड़ता है। सो हम उनको दोनों को हम 40. What according to the author is the major drawback of the breakthrough approach of technological innovations? आपके क्वेश्चन में नॉट था, यहां पे प्रिंटिंग में नॉट छूटा हुआ था। और आप अभी अगर देखो तो 40 नंबर का इसी जगह पे जहां पे हम लोगों ने अभी मार्क किया, यहां पे रिलाइंग ऑन ब्रेक थ्रूज एलोन फेल्स, अगर सिर्फ ब्रेक थ्रू पे रिलाई करते हैं तो ये फेल करता है, बिकॉज इट फोकसेस द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स टू नैरोली, इग्नोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ कंबाइनिंग टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी को कंबाइन करने की पॉसिबिलिटी को वो इग्नोर करता है, पैसेज में सीधा लिखा हुआ है। और आप अगर देखो तो वो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता ही नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी ही जाएगा। आपसे फ्लॉन्डरिंग का मीनिंग पूछा है, और फ्लॉन्डरिंग आप जरा ध्यान दो, some companies are adept at using a diversity of technologies to create new products that transform market को बदलने वाले प्रोडक्ट्स वो क्रिएट कर लेते हैं बहुत सारे कंपनी, बट many others are floundering, लेकिन many others बहुत सारे दूसरे they are struggling, वो परेशानी से जूझ रहे हैं। तो अगर वो परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपका जरा देखिए, जूझना, स्टंबल का मतलब होता है लड़खड़ा के कहीं गिर जाना, फंबल मतलब किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाना, दैट इज फंबलिंग। नेक्स्ट, इस पैसेज को अभी आप देखिए, इन डीलिंग विथ सुपर पावर्स व्हाट कोर्स डू स्मॉल पावर्स जनरली अडॉप्ट, स्मॉल पावर्स कौन सा अप्रोच अडॉप्ट करते हैं जब वो सुपर पावर के साथ डील करते हैं। और आप ध्यान रखिए कि आपका इस क्वेश्चन से डायरेक्ट कनेक्शन इसका है, ठीक है। और जहां पे ये है, आप दोनों को जरा ध्यान दीजिए, इन डीलिंग विथ अ बिग पावर a smaller power must choose either balancing or bandwagoning or hiding, या तो वो संतुलन बैठाएं, उनसे बच के भाग जाएं, या उनका अनुकरण करें। बैंड वैगन का मतलब अनुकरण करना, जरा ध्यान दीजिएगा, अनुसरण करना, उनका पीछे पीछे चलना उनके। और आप इस क्वेश्चन में अगर ऑपोजिट ले रहे हो तो उनके पीछे पीछे चलने का उल्टा उनको अपोज करना, और यही है कि उनका अनुकरण करने का कोई यहां पे नहीं है। दे टैक्टफुली अवॉइड कन्फ्रंटेशन, उनसे लड़ाई अवॉइड करते हैं। दे ट्राई टू बैलेंस, दे डू नॉट सकम टू एनी प्रेशर, प्रेशर पे झुकते नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं जाएगा। यूनिपोलर वर्ल्ड, एक पोलर वर्ल्ड है, मतलब उसमें एक ही सुपर पावर होगा, तो आपका एक ही बनेगा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। द ऑथर रेट्स विच इज द फॉलोइंग कंट्रीज एज द मोस्ट पावरफुल सब्स्टिट्यूट ऑफ द ईयर। ऑथर ने किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं लिया है कि रसिया, जापान, चाइना, कौन उनका नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा। उसने कहा है कि यूएस कमजोर हुआ है, बट नेक्स्ट
उसका कौन अपोजिट मतलब इक्वल होने का है, ये कहीं नहीं डाला है। आप अच्छे से अपने प्रैक्टिस को, मैंने जैसे कहा, अपने वीक एस्पेक्ट्स को देखते हुए इंग्लिश में भी अपने कमजोर पक्षों को, अभी कुछ नई चीजें अपने सर पे मत उठा लेना, क्योंकि एक तो टाइम का प्रेशर रहेगा, नई चीजें सर पे नहीं उठाइएगा, कुछ ऐसे असंभव काम का टारगेट मत बनाइएगा। इंग्लिश में जैसे पर्टिकुलर वोकैब होता है ना, तो हम लोग असंभव काम का टारगेट बना लेते हैं, वो मत कीजिएगा और अपने पे विश्वास कीजिए। दैट इज द ओनली मंत्र ऑफ सक्सेस। हैव फेथ इन योरसेल्फ। सी यू देन विद द नेक्स्ट सेट। थैंक यू।